हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैसे बनता है। तो ये जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग लूप रखा होता है तो उससे कोई फ्लक्स लिंक होता है। अगर वो लूप रोटेटिंग नेचर का हो, जैसे हमने यहाँ पे एक ही लूप रख दिया, ठीक है, ये इस लूप से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, ठीक है, ये इस लूप का एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बनना है थीटा, और अगर ये रोटेट हो रहा है तो थीटा इजगल टू होता है ओमेगा टी, ये हम लोग जानते हैं। तो इससे जो इस समय फ्लक्स लिंक हो रहा होगा वो हो रहा होगा फाई इजगल टू बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस ओमेगा टी। अब फैराडे का फर्स्ट लॉ लगा देंगे जिसके अकॉर्डिंग होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ, ठीक है, ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, ठीक। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे चेंज ऑफ फ्लक्स, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। तो जब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे इसका तो हम लोग को मिलेगा E इजगल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इफ देयर इज एन टर्म, देयर इज एन टर्म इन द लूप, लूप में अगर एन टर्म है तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो जो ये EMF आई हो जाएगा एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक। फॉर मैक्सिमम EMF साइन ओमेगा टी जो होगा वो हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ से E इजगल टू हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, इसी को बोलेंगे मैक्सिमम EMF, है ना। तो इसको E नॉट कर देते हैं, तो यहाँ से E इजगल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा EMF जनरेटेड, ठीक है। तो अगर कोई करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है तो उससे जो EMF जनरेट होगा अक्रॉस द लूप वो हो जाएगा E इजगल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये जो लूप था इसका रेजिस्टेंस R है तो I इजगल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, I इजगल टू होता है E बाई आर, है ना। तो इसको अगर R से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को तो हमें मिलेगा I इजगल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगी अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है कि वो करंट जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हो। तो जैसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं I इजगल टू I नॉट साइन ओमेगा टी का, तो ये जो एक्सिस है इसको बोल देते हैं एंगल, क्योंकि ये जो लूप था अभी इस तरह से रखा हुआ है ना, इसका एरिया वेक्टर प्लेन में ऊपर की साइड है। जब ये घूम के इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये जब लूप हो जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह से हो जाएगा, मतलब पहले ये ऊपर की साइड था अब इस तरह से हो गया, फिर एक टाइम पे इसका वेक्टर ये हो जाएगा, फिर एक टाइम पे इसका वेक्टर ये हो जाएगा, तो फिर एक टाइम पे इसका ये हो जाएगा। तो पूरे एक राउंड में इसका एंगल क्या होगा, 0 से 45 जाएगा, फिर 60 जाएगा, फिर 90 जाएगा, उसके बाद फिर 120 जाएगा, 150 जाएगा, 180 जाएगा, करते करते 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर एंगल को बना देते हैं ये हो जाएगा 180 मतलब पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या थी, I इजगल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो देखी थी ना। तो मैक्सिमम करंट जब साइन 90 हो जाता है, मतलब साइन 90 जब हो जाएगा तो करंट होगी मैक्सिमम उस टाइम ना। तो मैक्सिमम अगर हम साइन ओमेगा टी को साइन 90 कर दें, मतलब 1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, है ना। ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पे मिलेगा। तो उस टाइम करंट क्या हो जाएगी I नॉट, मतलब I नॉट जो है वो है मैक्सिमम करंट, है ना। तो मैक्सिमम करंट ये मान लेते हैं, ये I नॉट, ठीक। तो ये हो गई मैक्सिमम करंट। तो ये जब 90 डिग्री घूम के आएगा तो इसमें मैक्सिमम करंट बनेगी, यानी कि जब ये 45 डिग्री पे होगा यानी कि साइन 45 डिग्री, तो उस टाइम I इजगल टू हो जाएगा I नॉट बाई रूट टू। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 ना, तो I बराबर I नॉट बाई रूट टू, I नॉट बाई रूट टू कहीं यहाँ पे मिलेगी वैल्यू, ठीक है, और 45 इस जगह पे होगा, मतलब कुछ कर्व यहाँ पे आएगा। साइन 30 पे क्या होता है 1/2, 1/2 का हमें लगभग यहाँ पे कहीं मिलेगा इस जगह पे है, और साइन 30 यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से जब इसका कर्व बनाएंगे तो 90 डिग्री के रोटेशन में इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 90 डिग्री टर्न कर दिया, उसके बाद आगे टर्न करेंगे जब 120 डिग्री घूमेगा तो उसकी वैल्यू जब निकालेंगे साइन 120 की, साइन 120 की वैल्यू भी लगभग मिलेगी कितनी, वो मिलेगी I नॉट बाई रूट टू। तो साइन 120 कहीं यहाँ पे 90, यहाँ पे कहीं 120 आ गया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। उसका साइन 180 पे कितनी हो जाती है, साइन 180 पे वैल्यू हो जाती है साइन की 0, ठीक है। तो इस तरह से जब पूरा घुमा के 180 डिग्री घुमाएंगे तो इस तरह से वेरिएशन मिलेगा करंट का, ठीक है। तो ये जो लूप था अभी इस सिचुएशन में था, ठीक है, अब ये 180 डिग्री घूम चुका है, मतलब ये जो इसका वेक्टर है वो अब नीचे की साइड हो गया होगा। कुल मिला के जो इसका वेक्टर है जो वो अब इसी सिचुएशन में तो होगा, लेकिन अब इसका एरिया वेक्टर अंदर की साइड होगा इस प्लेन के। तो उस टाइम उसके बाद जब घुमाएंगे इसको तो ये क्या होगा, सेम करंट चेंज होगी, वो इस तरह से अलग डायरेक्शन में, मतलब नीचे की जो एक्सिस होती है ये, ठीक है। बस अभी जो साइन वैल्यू देगा वो माइनस में देगा, जो माइनस में देगा तो ये कर नीचे की तरफ जाएगा, इस तरह से पूरा एक राउंड जब घूमेगा तो इस तरह से करंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है।
जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे तो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी वो थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये थी ना। तो ये जो ई और ई नॉट है, जो ई नॉट है ये आई नॉट से तो ज़्यादा ही वैल्यू होगी, क्योंकि आई नॉट आया ही था जब ई नॉट को डिवाइड किया था आर से। तो बस इसी में जब इक्वेशन इसकी उसका मतलब वेव फॉर्म इसकी जब बनाएंगे तो ये पीक थोड़ी और हाइट पे जाएगी और इधर से और थोड़ी हाइट पे जाएगी, है ना। बस यही डिफरेंस होता है। अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्राफ बनाए तो इसमें जिसकी पीक ज़्यादा है वो हो जाएगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, और जिसमें ये हाइट कम है वो हो जाएगी अल्टरनेटिंग करंट की, करंट का ग्राफ। फाइंड करते हैं इसमें अब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एवरेज वैल्यू मतलब मीन वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन होती है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, इसमें ये टर्म लिखे क्या है। जो ये आई होता है इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस करंट, आई नॉट को कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या फिर पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये ओमेगा टी जो होता है, ये यहाँ पे ओमेगा टी इसको बोलते हैं अगुमेंट ऑफ साइन या फिर फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ एसी करंट, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। अब अगर पहले से कोई इसमें फेज था, इनिशियल फेज पहले से सपोज करते हैं फाई है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ठीक है। इस तरह से एक एसी करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले एक बात और आपको बता दें कि अगर हमें एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी की लिखनी है तो हो जाएगा जीरो, ठीक है। एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी जीरो होती है। एवरेज वैल्यू कॉस ओमेगा टी की अगर लिखना होगा वो भी हो जाएगी जीरो। एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की अगर लिखनी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, वो भी हो जाएगी 1/2। और अगर एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की लिखनी है तो वो हो जाएगी 1/2, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है जीरो, अगर इनका स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो अब देखते हैं एवरेज वैल्यू को डिफाइन कैसे करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू इस तरह से डिफाइन की जाती है। जैसे हमें आई की यहाँ पे एवरेज वैल्यू लिखनी है तो आई इज टू हो जाएगा, जो भी आई की इक्वेशन गिवन है क्या गिवन होगी, आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ना, आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये गिवन है। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में और नीचे डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, ठीक है। और फुल साइकिल के लिए हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फुल साइकिल कर देंगे जीरो से टी तक, ठीक है। जीरो से टी तक ये होगी फुल साइकिल। तो हम लोग एवरेज वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं, पहले फुल साइकिल के लिए निकालेंगे, फुल साइकिल के लिए, उसके बाद निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो फुल साइकिल के जब हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इसे इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरह से आई डी टी बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू रख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगी वैल्यू जीरो। सिमिलरली जब हम लोग हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे तो इसको इसका एक्सप्रेशन इस तरह से हो जाएगा आई इज टू जीरो से टी बाई टू आई डी टी अपॉन टोटल टाइम टी बाई टू। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा टू आई नॉट अपॉन पाई। ये हमें मिलेगी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फुल साइकिल के लिए जीरो। और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल के लिए कितनी थी, टू आई नॉट अपॉन पाई। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ साइकिल के लिए ई इज इक्वल टू टू ई नॉट अपॉन पाई, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे टू अपॉन पाई इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें तो हमें मिलेगा ई इज इक्वल टू 0.637 ई नॉट। यानी कि हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है वो लगभग 63% ऑफ, लगभग 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के बराबर होता है हाफ साइकिल के लिए। यानी कि इसकी एवरेज वैल्यू अगर निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए वो कितनी होगी, वो 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इस तरह से डिफाइन की जाती है, आई आर एम एस, आर मतलब रूट, एम मतलब मीन, एस मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। एस मतलब स्क्वायर। इस तरह से डिफाइन की जाती है कि जो भी इंस्टेंटेनियस करंट गिवन होगी उसका सबसे पहले हम लोग करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर कर दिया, फिर हम लोग उसका मीन निकाल लेंगे, मीन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, और फिर उसका हम लोग रूट ले लेंगे, तो हम लोगों ने उसका रूट ले लिया। इस तरह से आई आर एम एस डिफाइन किया जाता है। यानी कि अगर हम लोग अल्टरनेटिंग ई एम एफ का आर एम एस वैल्यू निकालेंगे तो वो भी इस तरह से डिफाइन होगा। क्या करना होगा, जो भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज गिवन होगा उसका स्क्वायर करके मीन लेके उसको स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग आई आर एम एस या ई आर एम एस निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले से हम लोग आई आर एम एस निकालना है। तो आई आर एम एस इज टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। स्क्वायर कर दिया, फिर हम लोग क्या लेंगे, इसका एवरेज। एवरेज लेने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन कर दो डी टी अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हो गया टी, टी को हम लोग लिख सकते हैं टी इज टू होता है 2 पाई/ओमेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई/ओमेगा, ठीक। यहाँ पे जीरो से 2 पाई/ओमेगा के लिए इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक। और इस पूरी क्वांटिटी का होल
1/2। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आरएमएस वैल्यू मिलेगी, इसको सिंपली इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर देना है, तो हम लोग को आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो मिलेगी वो मिलेगी I0/√2। ठीक है, इस तरह से इसका एक शॉर्ट तरीका होता है करने का। जैसे हमें गिवन है I0 sin ओमेगा टी, जैसे गिवन है I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका हम लोग को निकालना है आरएमएस वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया, फिर इसका एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले लिया, फिर इसका 1/2 कर देंगे, 1/2 कर दिया। ठीक, तो हम जानते हैं I0 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज जो एवरेज वैल्यू होती है वो सेम वही रहता है, तो ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मैंने पीछे मैंने इसका बताया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1/2 होती है एवरेज वैल्यू, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का 1/2 मतलब अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हो जाएगा I0/√2। ठीक है, इस तरह से निकल के हो गई IRMS वैल्यू। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं अल्टरनेटिंग EMF का एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, वो हो जाएगी ERMS इजकल टू E0/√2। यानी कि इसको लिख सकते हैं E0 इजकल टू 0.707 E0। यानी कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है या अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, रूट मीन स्क्वायर का जब निकालते हैं ERMS, तो वो लगभग 70%, 70.7% होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज का। ठीक है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF वो क्या होता है, 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इसी करंट के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। टाइप ऑफ AC सर्किट, कौन कौन से सर्किट हो सकते हैं AC सर्किट, रजिस्टिव सर्किट। ठीक, और कौन से हो सकते हैं, इंडक्टिव सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर लगा हो, या तीसरा कैपेसिटिव सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर लगा हो। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर मतलब तीनों लगा हो, तो उसको बोलते हैं LCR सर्किट, है ना। और दूसरी एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें हमें फेजर डायग्राम बनाना होता है। तो फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम बेसिकली होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज अ रोटेटिंग वेक्टर। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी इक्वेशन क्या है, I/I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट का एक फेज है, सपोज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का जो फेज है वो ओमेगा टी है। ठीक, तो और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका भी जो इक्वेशन है V/V0 sin ओमेगा टी, है ना। इस तरह से इसका फेज भी ओमेगा टी है। तो हम एक ग्राफ इस तरह से हम जानते हैं, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें हमें अल्टरनेटिंग जो करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ये जो आई और वी है इसका फेज कितना ओमेगा टी, तो यहाँ से ओमेगा टी एंगल पे ये बन गया आई। ठीक है, और ओमेगा वी का फेज भी ओमेगा टी है, तो यहाँ से हम लोग वी बना देंगे, ये हो गई वी का ग्राफ, ये हो गया आई का ग्राफ, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक, अगर आई और जैसे आई का जो फेज है वो ओमेगा टी है और वी का जो फेज ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री और इसमें ऐड कर दो इतना है। ठीक, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये हो गया एक्स वाई एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस, उसके बाद यहाँ से ओमेगा टी पे हमने बना दिया आई, ये हो गया आई। ठीक है, फिर ये हो गया ओमेगा टी, और वी का जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से उसमें 30 डिग्री और ऐड कर देंगे, ये बनेगा वी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओमेगा टी में 30 और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा वी का। इस तरह से बनता है फेजर डायग्राम। ठीक है, सिंपली बेसिकली अगर दोनों का फेस ओमेगा टी है तो हम लोग कह सकते हैं ये हो गया आई, यही डायरेक्शन में हो गया वी, ये आई और डायरेक्शन में वी। तो इस तरह से हम लोग फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्री सर्किट। रजिस्ट्री सर्किट क्या होता है कि सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। जैसे एक सर्किट है, ठीक है, इसमें आर वैल्यू का एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लगा देते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज V/V0 sin ओमेगा टी लगा देते हैं। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, जो कि है V/V0 sin ओमेगा टी। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं V होता है IR। ठीक, तो यहाँ से I हो जाएगा V/R, तो I हो जाएगा V की वैल्यू रख देंगे, इस जगह हो जाएगा V0 sin ओमेगा टी, और इसको डिवाइड कर देंगे R से, तो ये हो जाएगा I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन जो गिवन थी वो थी V0 sin ओमेगा टी, और अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आई वो आई I/I0 sin ओमेगा टी। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी सर्किट बना होगा उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन गिवन होगी और हमें अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन निकालनी है, और फिर देखेंगे V और I में क्या कोई फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कितना है उसको लिखेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे, इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे और पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। यही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें अब हम लोग देख लेते हैं, हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी मिल गया, अल्टरनेटिंग करंट भी मिल गया, तो हम लोग अब निकालेंगे फेज डिफरेंस। तो पहला यहाँ पे निकालना है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, हो जाएगा फेज डिफरेंस ऐसे निकलता है, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज माइनस फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वो है आई। ठीक, तो फेज कितना है इसका, वोल्टेज का कितना है ओमेगा टी,
और आई का भी ओमेगा टी है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस हो गया 0। ठीक है, तो हम लोगों ने फेज डिफरेंस को जो यहाँ पे डिनोट करते हैं वो करते हैं फाई से। ठीक है, फाई होता है फेज डिफरेंस, जो कि आ गया 0 किसके लिए, रजिस्टिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस होता है 0। ठीक, ये तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, इफेक्टिव या नेट रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ सर्किट, ऑफर बाय अ एसी सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। तो यहाँ पे इम्पीडेंस कितना है, इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो आर है, तो यहाँ पे जेड बराबर हो जाएगा सिंपली आर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पावर फैक्टर, POW पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर को डिफाइन करते हैं कॉस फाई से। ठीक, कॉस फाई बराबर होता है आर बाई जेड। ठीक है, सिंस ये रजिस्टिव सर्किट है, यहाँ पे जेड बराबर आर हो गए, तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा कॉस फाई। फाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर हम लोग निकालेंगे भी तो सिंपली आ जाएगा 1, और यहाँ पे अगर जेड की जगह पे आर रख देंगे तो ये आर कट जाएगा, तो हमें 1 मिलना ही मिलना है। तो इसका जो रजिस्टिव सर्किट है उसका पावर फैक्टर हो जाएगा 1। तो अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फेजर डायग्राम, किसमें, V और I के बीच में क्या फेजर डायग्राम बनना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है नहीं, तो अगर ये हो गया करंट I, तो यही जो है डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, V की भी हो जाएगी। ये इस तरह से फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये हो गया Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस, और I कितना है, I जो V का जो फेज है वो है ओमेगा टी, तो यहाँ से ओमेगा टी ये फेज हो गया V का। ठीक, और यही फेज हो गया यहाँ से करंट का भी आई। ठीक है, इस तरह से इसको फेजर डायग्राम बनाते हैं। अब हम लोग को अगर इसका एसी रिप्रेजेंटेशन बनाना हो तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ये हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया, और ये इससे ये जो पीक है इससे थोड़ी सी छोटी रहेगी, ये हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि करंट का जो पीक होगी थोड़ी छोटी क्यों हो गई, क्योंकि करंट में करंट कैसे निकला है, वो ऐसे निकला है वी से आर को डिवाइड करने पर मिला, यानी कि जो आई की जो वैल्यू होगी वो वी से थोड़ी छोटी ही होगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगला देखते हैं इंडक्टिव सर्किट के बारे में। तो इंडक्टिव सर्किट के बारे में तो इसमें अगर हम लोग एसी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसी पे अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। अल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये ऐसे, ये हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, और ये ऑरेंज कलर से दिखाई हो जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट की जो पीक होगी वो वी से थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि रजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं वी को, तब मिलता है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं इंडक्टिव सर्किट के बारे में। इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, द सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव सर्किट। सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव सर्किट। तो पहले इसका यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे इसमें एक इंडक्टर लगा दिया, और यहाँ पे एक एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया है, ये बन गया इंडक्टिव सर्किट का डायग्राम। ठीक, अब हमको यहाँ पे सेम ये यहाँ पे गिवन है वोल्टेज की इक्वेशन V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब निकालना है इसमें करंट की इक्वेशन निकालनी है। उसके बाद सेम वही करेंगे, पहले फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर इंपीडेंस निकालेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट के बारे में। और फिर उसका फेजर डायग्राम बना देंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे किस तरह इसका एसी रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक, ये जो इंडक्टर है इसकी वैल्यू है L। ठीक है, जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है L द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि LdI/dt। तो अब यहाँ पे हम लोग ये किरचॉफ लॉ लगाएंगे, इस तरह से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चलते हैं V, फिर यहाँ से यहाँ गए, प्लस से माइनस गए, यानी कि घटे, यानी कि आ जाएगा माइनस का LdI/dt इजगल टू कहाँ पहुँच गए, वापस से वही जहाँ से चले थे, तो ये हो जाएगा 0। तो किरचॉफ लॉ लगा के ये इक्वेशन लिख लिया। हम लोग को फाइनली निकालना क्या है, वो निकालना है हम लोग को करंट की इक्वेशन, हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से DI इजगल टू हो जाएगा V/L। DI का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DI V/L/dt, है ना। तो जब इस तरह से हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो मिलेगा I इजकल टू I नॉट माइनस का V नॉट ओमेगा L। यहाँ पे कॉस ओमेगा टी मिला था, इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 के फॉर्म में। ये ध्यान रखना है कि हम लोग इसको कन्वर्ट किया था साइन 90 माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में। तो ये जो माइनस का साइन अंदर था ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पाई/2 हो जाएगा माइनस में, और जो ओमेगा टी है वो हो जाएगा प्लस में। और ये ध्यान रखना है कन्वर्ट करते टाइम इसको ओमेगा टी माइनस पाई/2 के टर्म में ही करना है, ओमेगा टी को पहले रखना है। ठीक है, कन्वर्ट यहाँ से हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हम लोगों ने पढ़ा था एसी की, वो होती है I इजकल टू I नॉट साइन ओमेगा टी समथिंग के फॉर्म में, मतलब साइन का टर्म रहता है, इसलिए हम लोग ने यहाँ से कॉस को हटा के साइन के टर्म में इसको कन्वर्ट किया। ठीक, V नॉट बाई ओमेगा एल, ओमेगा एल जो नीचे क्वांटिटी लिखी है इसको बोलते हैं XL, इसको बोलते हैं XL बराबर होता है ओमेगा एल। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टिव सर्किट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको एक्सेल से डिफाइन करते हैं, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा जानते हैं क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहा है लूप।
ठीक है, जहाँ भी बिजली प्रोडक्शन हो रहा होगा, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा होगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग लूप है वो रोटेट कर रहा होगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं डायनामो। जिस स्पीड, जिस साइकिल से रोटेट कर रहा है, जिस एंगुलर रोटेशन से रोटेट कर रहा है, उसी को बोलते हैं एंगुलर स्पीड। ठीक है, जो कि इंडिया में हम लोग की इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है 50 हर्ट्स। यूएस में जो उसकी रोटेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 60 हर्ट्स। वी नॉट बाई एक्सएल क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो ये हो जाएगा आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये हमको मिल गई करंट की इक्वेशन। हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन गिवन थी, वी इज टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हम लोगों ने करंट की इक्वेशन निकाल लिया, आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस फाइव इज टू हो जाएगा, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है माइनस का ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये हो गया करंट का फेज, ये हो गया वोल्टेज का फेज। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पाई बाई टू। ये हो गया फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में, V एंड I के बीच में फेज डिफरेंस जो होता है उसके बीच में जो रिप्रेजेंट करते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स, उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे V और I के बीच में जो फेज आ गया पाई बाई टू का, इसका मतलब V लीड्स I बाई पाई बाई टू। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इंडक्टिव सर्किट में V पाई बाई टू आगे होता है। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग इम्पीडेंस निकालेंगे, इम्पीडेंस जेड इजगल टू क्या होता है, जेड इजगल टू यहाँ पे हो जाएगा सिंपली एक्सएल। ठीक है, इंपीडेंस का मतलब होता है नेट रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट, तो यहाँ पे इंपीडेंस कितना हो जाएगा, सिंपली एक्सएल के बराबर में। एक्सएल इजगल टू क्या होता है, ओमेगा एल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाई। कॉस फाई यहाँ पे कितना है, फाई यहाँ पे कितना है, पाई बाई टू, तो पावर फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसको आर बाई जेड भी बोलते हैं। ठीक है, और पावर फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। हम लोग जेड बराबर लिखेंगे ओमेगा एल, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी जीरो, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, इस सर्किट में कोई रजिस्टर तो लगा है नहीं, इसलिए पावर फैक्टर यहाँ पे मिलेगा जीरो। अब हम लोग देखते हैं इसमें फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाएंगे, जैसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं रोटेटिंग वेक्टर। ठीक, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये माइनस का वाई एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग ने इसमें क्या देखा, इसमें देखा कि वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री करंट से 90 डिग्री। तो जैसे अगर हम लोग ने यहाँ पे बना लेते हैं, पहले ये होगी V इजगल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ना, ओमेगा टी फेज आगे था, तो ये हो गया V इजगल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या है, करंट 90 डिग्री पीछे है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, तो करंट 90 डिग्री पीछे माना जाएगा। तो वोल्टेज से 90 डिग्री का एक कर्व बनाएंगे ये। ठीक है, ये हो जाएगी करंट की इक्वेशन, जो कि थी आई इजगल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे एसी वेव फॉर्म के रूप में, तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन था, हम लोग के पास क्या गिवन था, गिवन था एसी, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इस तरह से गिवन था। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ एसी करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जो एसी करंट है वो 90 डिग्री पीछे है ना, 90 डिग्री पीछे, यानी कि इसको इस तरह से, ये है ऐसे, इसका इस तरह से, ये हो जाएगा एसी करंट और ये हो जाएगा एसी वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटिव सर्किट। तो कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, द सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, द एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटिव सर्किट। तो इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस है सी। ठीक, यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लग गया। जैसा कि हम इससे पहले करते चले आ रहे हैं, हम लोग को निकालना है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, मतलब अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं I इजकल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी। और क्यू इजकल टू होता है जिस सर्किट में कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी लगा होता है, V इंटू सी, है ना। तो यहाँ से I इजकल टू हो जाएगा वी सी बाई डी टी। ठीक है, सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी डी वी बाई डी टी। वी इजकल टू हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा आई इजकल टू वी नॉट, ये जो ओमेगा है ये इसकी तरह यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। ठीक, और ये सी, और जब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे साइन ओमेगा टी को, तो मिलेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये मिल गई एसी की इक्वेशन। लेकिन इस फॉर्म में तो होती नहीं, एसी की जो इक्वेशन जो भी होगी उसमें साइन के टर्म में लिखी जाती है, तो इस कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट करेंगे साइन के टर्म में, और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये बनाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो उसको कुछ उस फॉर्म में, इस आई नॉट के फॉर्म में एडजस्ट करना होगा। तो ये जो ओमेगा इंटू सी है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक, ये है कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, इस बार इसको माइनस के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर इसको 90 माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ओमेगा टी जो टर्म होगा वो माइनस में हो जाएगा, और हमने बताया ओमेगा टी को प्लस में ही रखना है। तो ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं एक्सी, यानी कि एक्सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आई इज टू हो जाएगा वी नॉट एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो आई इज टू हो जाएगा यहाँ से आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये मिल गई अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन फॉर कैपेसिटिव सर्किट वेयर एक्सी इज टू 1/ओमेगा सी। एक्सी को कहते हैं क्या है? एक्सी को कहते हैं कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ कैपेसिटिव सर्किट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी? V इज टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या निकली? I इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो करंट है वो 90 डिग्री आगे है किससे? वोल्टेज से। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में जिसमें केवल कैपेसिटर लगा होता है उसमें करंट I लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू। ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटी सर्किट में करंट लीड करती है और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, और रेजिस्टिव सर्किट में कोई लीड नहीं करता है, दोनों सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। तो यहाँ से फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा सिंपली पाई बाई टू। ठीक, फेज डिफरेंस 5/2 हो जाएगा। इंपीडेंस अगर निकालेंगे तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? जेड बराबर हो जाएगा एक्सी। ठीक, पावर फैक्टर निकालेंगे, पावर फैक्टर को हम लोग बोलते हैं कॉस फाई से। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, यानी कि कैपेसिटी सर्किट के लिए भी पावर फैक्टर वो होता है जीरो होता है। ठीक है, तो इस पावर फैक्टर को इस तरह डिफाइन करते हैं कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। ठीक है, और आर जीरो है तो पावर फैक्टर यहाँ पे जीरो। तो बनाते हैं इसमें कैपेसिटिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम से कैसे हो जाएगा? इसका फेजर डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो इसमें पहले सबसे निकाल लगाते हैं वोल्टेज का वेक्टर। ये हो जाएगा वोल्टेज का वेक्टर। वोल्टेज कितना है? ओमेगा टी, है ना। वोल्टेज का फेस क्या था? वी इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो फेस ओमेगा टी था ना इसका, तो ये हो गया वोल्टेज का। अब इसमें करंट का वेक्टर लगाएंगे तो करंट का क्या है? 90 डिग्री आगे है ना वोल्टेज से, तो यहाँ से 90 डिग्री आगे ये हो जाएगा करंट। आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इस तरह से इनको रोटेटिंग वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। अगर इसको वेव फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। वी का जो था वी इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा वी का रिप्रेजेंटेशन। और आई को रिप्रेजेंट करेंगे तो आई अगर 90 डिग्री आगे है तो इस बार ऊपर से चलेंगे, और 90 डिग्री आगे है तो यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये होता है पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू। और पाई बाई टू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इसका बनेगा रिप्रेजेंटेशन ये। ठीक है, तो ये हो जाएगी आई का वेव फॉर्म और ये हो जाएगा वी का वेव फॉर्म। इसमें भी हम लोग देखा था इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस था एक्सएल इजकल टू ओमेगा एल, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक्सएल देखो रिलेशन एक्सएल का है फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेशन है। और जो इससे पहले पढ़ा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इजकल टू 1/ओमेगा सी, है ना। तो इसमें जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ रहा है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सी जब ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा। तो ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का है और ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। पावर इन एसी सर्किट, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज था वी इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जनरली उसमें जो करंट की इक्वेशन होगी वो हो सकती है आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे फेस कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम माइनस का फाई। ठीक है, फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 90 60 जीरो। ठीक, तो जनरल इक्वेशन मान लिया है। तो हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हमेशा जानते हैं पावर इजकल टू होता है वी आई, है ना। तो पी इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। इसको सॉल्व कर लेंगे साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, इसको निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस का कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस
साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक, तो ये जो पावर लिखी है ये किसी एसी सर्किट के लिए है जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होगी। तो उसमें पूरी एक फुल साइकिल के लिए ये पावर निकल के आ रही होगी। ये जो पावर हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज पावर, ये फॉर फुल साइकिल है। तो फुल साइकिल के लिए हमने बताया था इससे पहले कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होती है, 1/2। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगी, 0। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, है ना। तो यहाँ से ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म नहीं, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 1/2 और ये टर्म हो जाएगा 0 और ये जो टर्म है वो बन जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा P इजकल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे हो जाएगा 1/2 और कॉस फाई, और ये जो टर्म होगा ये पूरा हो जाएगा 0। तो ये हम लोग को मिला फाइनली। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, V0/√2 इंटू I0/√2 कॉस फाई, है ना। ये V0/√2 होता है VRMS, I0/√2 होता है IRMS। तो यहाँ से पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला निकल के आया वो हो जाएगा P इजकल टू, फॉर फुल साइकिल के लिए है एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, वो हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये जो कॉस फाई होता है ये पावर का जो फॉर्मूला होता है V इंटू आई, एक और फैक्टर बस ऐड रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। इससे पहले बताया था पावर फैक्टर को कॉस फाई से डिफाइन करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर फैक्टर का फॉर्मूला, सॉरी ये हो जाएगा पावर का फॉर्मूला VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। इसमें एक छोटी सी बात रह गई, वो थी वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या होती है, वॉटलेस करंट ऐसे सर्किट में होती है जिसमें इंडक्टर लगा होता है या फिर ऐसा कोई कंपोनेंट लगा होता है जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 बनाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर ऐसा कोई कंपोनेंट किसी सर्किट में यूज़ हो रहा है तो उसकी अगर पावर फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, VRMS IRMS इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे जो पावर मिलेगा वो 0 मिलेगा, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उसमें करंट नहीं फ्लो हो रही, करंट तो कुछ फ्लो हो रही होगी, इसलिए उसको बोलते हैं, उस करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट। यानी कि इस टाइम जो इसमें करंट फ्लो हो रही होगी उसको बोलेंगे वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉट जो है वो है 0। तो हम लोग इसमें अब पढ़ते हैं हाफ पावर पॉइंट एंड बैंडविड्थ। तो पावर इज टू होता है, P इज टू होता है VRMS मतलब V0/√2, IRMS मतलब I0/√2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई अगर फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है, तो बेसिकली कॉस जो पावर फैक्टर अगर इसको 1 कर देते हैं तो ये पावर इज टू हो जाता है V0I0/√2। ठीक है, मतलब ये हम लोगों ने निकाल दिया ये एवरेज मैक्सिमम एवरेज पावर। ठीक है, ये अगर कॉस फाई 1 कर देंगे तो जो एवरेज पावर निकल के आ रही है वो मैक्सिमम निकल के आ जाएगी, वो क्या होगी, V0I0/√2। ये V0 इंटू I0 क्या है, ये है पीक पावर, है ना, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर ना, P मैक्स बाई ये √2 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा V0I0/2। ठीक है, तो यही हो जाएगा P मैक्स/2। इसी को बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट, इसको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम लोग इसमें ग्राफ बनाते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी वर्सेस पावर का ग्राफ बनाएंगे, तो ये जो एक्सिस हो गई ये पावर की एक्सिस हो गई और ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी की एक्सिस हो गई, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमें पावर मिलती है ये होती है पीक वैल्यू ऑफ पावर या मैक्सिमम पावर, जिसे बोलते हैं P मैक्स। ठीक, और ये पॉइंट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं P max/2। ठीक है, ये पॉइंट और इसे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये पॉइंट। तो इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी इसको बोलेंगे ω1, इसको बोलेंगे ω2, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी या ω0। ठीक, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक की गैप को, फ्रिक्वेंसी डिफरेंस को बोलते हैं R/2L, R/2L। तो ये भी R/2L होता है, R/2L। तो ये भी हो गया R/2L, ये भी R/2L, और यहाँ से यहाँ तक अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा R/L सिंपली, है ना। तो यहाँ पे बैंडविड्थ जो डिफाइन की जाती है, बैंडविड्थ इसको बोलते हैं डेल्टा ओमेगा। तो बैंडविड्थ होता है ω1 और ω2 का बीच का डिफरेंस, यानी कि बैंडविड्थ इज टू ω2 माइनस ω1, जो कि यहाँ पे है क्लियर R/L। जैसे हम लोग जानते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है F इज टू 50 हर्ट्स।
मतलब जो हम लोग के इंडिया में जितने भी ये इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगे हुए हैं उसमें डायनोमो जो भी लगा हुआ है, ठीक है, उसके जो फैंस ब्लेड हैं, ठीक है, इस तरह से जो ब्लेड होंगी और इससे एक कॉइल अटैच होगी, ठीक है, इससे एक कॉइल रोटेटिंग कॉइल ये अटैच है, इसमें नंबर ऑफ टर्न एन होंगे, ठीक है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी इस तरह से, ठीक है, इस पर पानी डैम से गिराया जाता होगा या और भी तरीके हैं, ठीक है, ये फैन रोटेट करता होगा, ठीक है, तो ये 1 सेकंड में 50 बार रोटेट करता है, ठीक है, 1 सेकंड में 50 बार ये 50 राउंड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो जब ये एक राउंड कंप्लीट करता है तो जो एसी करंट बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, ये हम लोग जानते हैं इस तरह से एसी करंट बनती है, ठीक है, तो इसके एक राउंड में एसी करंट एक बार मैक्सिमम हुई, एक बार मैक्सिमम हुई, मतलब 2 बार मैक्सिमम होती है और 2 बार जीरो होती है, ठीक है, तो मतलब ये 1 सेकंड में इस तरह की कितनी वेव बन रही है, 50 वेव बन रही है, एक वेव में 2 बार मैक्सिमम हो रही है और 2 बार मिनिमम हो रही है, यानी कि एक कोई जो आप यहाँ पे बल्ब देख रहे हैं, ये बल्ब जो जल रहा है कांस्टेंट जल रहा है, आपको लग रहा होगा कि कांस्टेंट जल रहा है, लेकिन ये 1 सेकंड में ये 100 बार बुझता है, मतलब 1 सेकंड में 50 वेव बनती हैं इसकी, है ना, इस तरह से 50 वेव बन रही हैं, ठीक है, और एक वेव में 2 बार मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड में 100 बार बल्ब बुझ रहा है और 100 बार जल रहा है, ठीक है, ये समझे आप, 1 सेकंड में बल्ब जो है 100 बार जलता है और 100 बार बुझ रहा है। अगर हम कोई ऐसा कैमरा लिए हैं जो 1 सेकंड में लगभग 100 फोटो तो एटलीस्ट खींच सके, ठीक है, यानी कि स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सके, 1 सेकंड में 100 फ्रेम खींचे, ठीक है, 100 फ्रेम पर सेकंड अगर कोई ऐसा कैमरा हमारे पास खींचे तो हमें क्लियर ये है उस वीडियो में दिखाई देगा कि ये जो बल्ब है जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। जैसे अभी मैंने इस एक कैमरे से स्लो मोशन रिकॉर्डिंग करी है, तो आप वीडियो में देखिएगा यही बल्ब जब मैंने स्लो मोशन में रिकॉर्डिंग करी तो देखिए ब्लिंकिंग दिख रही है, मतलब इसमें कुछ फ्रेम इसने कैप्चर किए हैं, भले ही 100 नहीं कर पा रहा लेकिन कुछ ऐसे फ्रेम इसने कैप्चर किए हैं, उस टाइम बल्ब बंद था। तो ये जो ब्लिंकिंग हो रही है ये वही है जब उस टाइम जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो उस टाइम जीरो हो जाती है तो बल्ब ये बुझ जाता है, जब जो है अल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम हो जाती है तो ये बल्ब जल जाता है, ठीक है। ये जो बीच में फ्लिकरिंग दिख रही है वो इसलिए क्योंकि करंट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर एक साथ सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं एलसीआर सर्किट। जैसे इस सर्किट में सीरीज में रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स I=I0 sin ओमेगा t इसमें लगा दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे वोल्टेज की इक्वेशन। तो इसमें 3 केस ले सकते हैं। पहली बार केस जैसे यहाँ पे एक जो भी यहाँ पे नेट वोल्टेज V लग रहा होगा, है ना, उसकी वैल्यू भी तो नहीं पता है, बट उसका जो फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, V V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कोई ना कोई तो फेस डिफरेंस होगा, तो ये फेस डिफरेंस फाई फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे R है, C है, L है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा VR, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा VC और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा VL, ठीक। अच्छा, ये AC सर्किट है तो यहाँ पे जो नेट वोल्टेज ये V है, ये तो पता है हमें VR, VC और VL में डिवाइड हुआ है, बट ये इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। तो नेट वोल्टेज निकालने के लिए ये VR, ये VC, ये VL, ठीक। अब हम लोग को फाइंड करना है वोल्टेज की इक्वेशन। तो जो वोल्टेज है वो VR का स्क्वायर बनेगा और VR से 90 डिग्री ऊपर नीचे C एंड L में होता है वोल्टेज, है ना। तो ये कुल मिला के अगर ये VR है तो या तो VL का ऐसे होगा और VC का ऐसे होगा। तो इस 3 वेक्टर का हमको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होगा, 3 वेक्टर है तो ये 2 वेक्टर VL और VC में से दोनों को माइनस करके नेट निकाल लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे। इस तरह से हमको मिलेगा यहाँ पे नेट वोल्टेज, ठीक। हम लोग इस मेथड से निकालेंगे यहाँ पे नेट वोल्टेज कितना लगा है और करंट की इक्वेशन गिवन है और वोल्टेज की मिल जाएगी हमें, ठीक है। यही हमें करना है एलसीआर सर्किट में। तो इसमें हम लोग 3 केस मान लेते हैं। जो पहला केस है वो मान लेते हैं कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VL है ये ग्रेटर देन VC है, ग्रेटर देन VC है, ठीक है। पहला केस ये मान लेते हैं इसमें। तो इस केस में जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे तो अगर करंट ऐसे है तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी ऐसे ही होगा VR, है ना, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो इंडक्टिव सर्किट में जो है कैसा होगा वोल्टेज, वो होगा ऐसे VL, ठीक। और कैपेसिटिव सर्किट में इस तरह से होगा VC, ठीक। और पहला केस अगर हमने लिया है जिसमें हम लोग ने माना केस 1 कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इस केस में अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा ना। नेट वोल्टेज VC और VL का बनाएंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये VL था तो VL माइनस VC ये हो जाएगा VL माइनस VC, है ना। ये वाला वेक्टर हो जाएगा VL माइनस VC और ये वेक्टर हो जाएगा हमारा R VR। तो नेट यहाँ पे वेक्टर अगर हम लोग V निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आ जाएगा यही जो हम लोगों ने यहाँ पे ये निकाला था इस तरह से, है ना।
और ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा फेज डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे इम्पीडेंस कैलकुलेट करना होता है। इम्पीडेंस लिखने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म डिफाइन कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर तो वो हो जाएगा वी आर इजकल टू वी नॉट आर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि करंट की जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो क्या हो जाएगा वी सी इजकल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा वी नॉट सी, है ना, साइन ओमेगा टी। अच्छा, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है ना करंट से, तो -π/2 कर दिया। ठीक, अब अगर हम लोग वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लिखेंगे तो वो हो जाएगा वी नॉट एल साइन ओमेगा टी। इसमें वोल्टेज आगे होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो इसमें कर देंगे +π/2। इस तरह से लिखेंगे इंडिविजुअली वोल्टेज की इक्वेशन क्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक, तो हमारा जो फेजर डायग्राम बना था वो कुछ इस तरह से बना था। ये हो गया था VL माइनस VC और ये हो गया था VR। इनका अगर नेट वोल्टेज निकालेंगे V तो वो क्या आएगा, वो आएगा V इजकल टू अंडर रूट VR का स्क्वायर V प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा V इजकल टू अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। अगर हम VL को लिख सकते हैं ना I इंटू XL और VC को लिख सकते हैं I इंटू XC। ठीक है, ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है इंडक्टर का, वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ से आई कॉमन है बाहर निकाल लेंगे। अगर सर्किट का नेट इम्पीडेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस अगर जेड है तो यहाँ लिख सकते हैं आई इंटू जेड। ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, तो आई से आई कैंसिल और जेड इजकल टू मिल गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। क्या है, जेड इजकल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। दिस इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। और यहाँ पे ये जो एंगल है इसको बोलते हैं फेस। ठीक है, तो ये फेस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। फेस बराबर हो जाएगा tan phi इजकल टू VL माइनस VC अपॉन VR। VL माइनस VC हो जाएगा आई XL माइनस XC अपॉन IR। आई कैंसिल, तो tan phi इजकल टू हो जाएगा XL, tan phi इजकल टू हो जाएगा XL माइनस XC बाई R। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फेस। तो यहाँ से हम लोग फाइव इजकल टू कह सकते हैं tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। ठीक है, अब एक बार अगर हम लोग को फेस डिफरेंस मिल गया तो हम लोग वोल्टेज की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, V इजकल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो कितना है, 5 डिग्री आगे है ना, 5 एंगल आगे है। ये करंट की मतलब ये करंट का वेक्टर था, तो इससे जो नेट वोल्टेज है वो 5 डिग्री आगे है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 5 मतलब tan इनवर्स
XL माइनस XC बाई R, ये हो जाएगा वोल्टेज की इक्वेशन। अगर हमारे पास करंट की इक्वेशन गिवन थी I इजकल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इस केस में अगर हम लोग पावर फैक्टर लिखेंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाई, और कॉस फाई इजकल टू होता है R बाई जेड, कॉस फाई इजकल टू हो जाएगा R बाई जेड। जेड हम लोग को पता है क्या होता है, जेड इजकल टू होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें केस टू जो लेंगे हम लोग, केस टू जो हम लोग मानेंगे वो उसमें ये लेंगे कि VL इज लेस देन VC, यानी कि इस बार VC बड़ा है तो इस बार जो फेजर डायग्राम होगा ना वो इस तरह से कुछ बन जाएगा, VC माइनस VL, और यहाँ पे हो जाएगा ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, है ना। तो यहाँ पे नेट वोल्टेज इस बार निकालेंगे, ये हो जाएगा ये नेट वोल्टेज इधर V। तो जो नेट वोल्टेज है वो जो यहाँ पे सर्किट पे करंट लगाई गई थी I, उससे 5 फेस पीछे है। ठीक है, ये नेट वोल्टेज। तो इस बार जो हम लोग निकालेंगे सेम इस तरह से फाई आएगा, फाई क्या आएगा, फाई आएगा tan इनवर्स, बस ये XL माइनस XC है तो यहाँ पे हो जाएगा XC माइनस XL बाई R। ठीक है, और वोल्टेज की इक्वेशन क्या हो जाएगी वो इस तरह से लिख देंगे। इसमें वोल्टेज की इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे फाइनल वोल्टेज की, वो हो जाएगी V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और करंट से फाई पीछे है ना तो बस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स XC माइनस XL बाई R, ये हो जाएगी वोल्टेज की इक्वेशन। पावर फैक्टर सेम हो जाएगा R बाई, ठीक है, R बाई जेड। तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखना होता है। इसका जो थर्ड केस है वो इम्पोर्टेंट, इसमें जो केस थर्ड है वो है VL बराबर VC, जब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जब बराबर हो जाएंगे तो इस केस को कहते हैं रेजोनेंस। इस केस में जो फेजर डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये यहाँ पे है VL, ये है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR, ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जिसे बोलते हैं VC, है ना। तो ये दोनों बराबर हो चुके हैं तो नेट जो वोल्टेज फिर जो मिल रहा होगा सर्किट में वो क्या मिल रहा होगा, वो सिंपली VR के बराबर मिल रहा होगा, है ना। तो इस टाइम पे जो वोल्टेज VL बराबर VC हो जाता है, इसका मतलब I इंटू XL बराबर I इंटू XC, ये बराबर हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि XL बराबर XC हो गया, है ना। XL को बोलते हैं ओमेगा L, XC को बोलते हैं 1/ओमेगा C। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/LC। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC। इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। तो यहाँ से हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो हो जाएगी 1/2π√LC। ठीक है, तो ये हो जाएगी, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जब ये हो जाएगा, मतलब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो, जब रेजोनेंस हो जाएगा उस टाइम पे नेट वोल्टेज V इक्वल टू हो जाएगा √VR स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं, नेट वोल्टेज इक्वल टू होता है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, है ना। VL और VC तो बराबर हो चुके हैं तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो नेट वोल्टेज हो जाएगा सिंपली वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के बराबर VR। ठीक है, तो और सर्किट में जो इम्पीडेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली रेजिस्टेंस अक्रॉस और रजिस्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम जो रेजोनेंस हो रहा होगा उस टाइम जो सर्किट में रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम हो जाएगा, बिल्कुल मिनिमम। ठीक है, और जो करंट होगी, करंट इस टाइम मैक्सिमम हो जाएगी। करंट मैक्सिमम का मतलब पावर जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि एट अ केस ऑफ रेजोनेंस, एट रेजोनेंस जेड होगा डिक्रीज कर जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा, करंट हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, पावर मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है,
इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। यहाँ पे एक करंट है, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ये इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा। इसको थोड़ा सा और पॉइंटेड बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ बनता है। ये है मैक्सिमम करंट, ठीक है, इसको बोलते हैं आई मैक्स। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि होगी 1/2π√LC, ठीक। इसी तरह जब इम्पीडेंस दैट इज जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम इम्पीडेंस, जिसे बोलते हैं जेड मिनिमम। तो जब रेजोनेंस हो रहा होता है तो उस टाइम करंट होती है मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। अब ये जितनी जितनी ये पीक मिलेगी, ये वैल्यू जितनी पीक मिलेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे उतना ही शार्प रेजोनेंस हो रहा है, उतना ही शार्प रेजोनेंस हो रहा है। यानी कि अगर हम रेजोनेंस की क्वालिटी को शार्पनेस से डिफाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे इसी बीच एक अगला टर्म पढ़ना पड़ेगा जिसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर, इट इज डिफाइन एज sharpness of sharpness of sharpness of resonance, that is Q is equal to, इस तरह से कह सकते हैं हम लोग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा नॉट, Q इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। यानी कि बैंडविड्थ, ये जो बैंडविड्थ क्या होती थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता था ना, ये जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी क्वालिटी होगी, क्वालिटी उतनी अच्छी बनी जाएगी, इसलिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, मतलब बैंडविड्थ को नीचे रखते हैं और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ऊपर रखते हैं, इसी को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू होता है 1/√LC, ठीक, और डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू होता है R/L। जब इनकी वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो क्वालिटी फैक्टर आता है वो होता है Q इज इक्वल टू 1/R√L/C, ठीक है, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। अब इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LCR सर्किट एट रेजोनेंस, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एट रेजोनेंस। तो पहला ये ध्यान रखना कि जब रेजोनेंस होता है तो उस टाइम इंपीडेंस जो होता है वो मिनिमम हो जाता है, इंपीडेंस इज मिनिमम एट रेजोनेंस, दैट इज जेड कम से कम हो जाता है। दूसरा, करंट जो होता है, रेजोनेंस करंट होती है आई, वो होती है मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि आई बिकम आई मैक्स। अब करंट मैक्सिमम हो जाती है तो पावर जो होगी वो भी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट, ठीक है, अक्रॉस अ LCR सर्किट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर। हाँ, लेकिन एक बात और ये ध्यान रखनी है कि वोल्टेज अक्रॉस अ इंडक्टर या फिर वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर, ठीक है, इट कैन बी, मे बी ग्रेटर देन, ऐसा जरूरी नहीं बट मे बी ग्रेटर देन वोल्टेज V, मतलब वोल्टेज अक्रॉस अ सर्किट से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस अ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC इज नॉट डिपेंड्स ऑन द रजिस्टर, ठीक है, ये इसका लास्ट पॉइंट था। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर करता क्या है? ट्रांसफार्मर बेसिकली एसी वोल्टेज को हाई से लो करता है और या फिर लो से हाई बना देता है, ये ट्रांसफार्मर का वर्क होता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को लो से हाई कर देते हैं उन्हें बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को हाई से लो कर देते हैं उन्हें कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप की प्लेट होती है कुछ इसमें, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कॉपर वायर इसमें इस तरह से वुंड होते हैं और ये होती है, इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इस कॉइल यहाँ पे भी कॉपर वायर वुंड होते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज NP, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज NS, ठीक।
तो जब इसमें वोल्टेज लगाएंगे, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो होगी आई पी, जिससे इससे फ्लक्स में चेंज होगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा इससे वो होगा ई पी इजकल टू माइनस का एन पी डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये जो जितना फ्लक्स ये बना रहा होगा इतना ही फ्लक्स ये इससे भी लिंक होगा फाई, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न एन एस है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हो जाएगा ई एस वो हो जाएगा माइनस का एन पी डी फाई बाई डी टी। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिला ई पी बाई ई एस, ई पी बाई ई एस इजकल टू एन पी बाई एन एस, एन पी बाई एन एस, यहाँ पे एन पी एन एस होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी यहाँ पे पावर उतनी इधर भी पावर, मतलब जितनी प्राइमरी सर्किट में पावर उतनी ही सेकेंडरी सर्किट में भी पावर, यानी कि हो जाएगा वी हो जाएगा ई एस इंटू आई एस इजकल टू ई पी इंटू आई पी। तो यहाँ से ई एस ई पी बाई ई एस हो जाएगा आई एस बाई आई पी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे कई छोटे छोटे से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उनको आपको करना होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो ये मेटालिक प्लेट इसे लगाई जाती है जिससे फ्लक्स का कोई लीकेज ना हो पाए। ये जो यहाँ से ये जो फ्लक्स बना, ये फ्लक्स इधर उधर ना हो, ये इसमें ही ट्रैप रहे, इससे लगा रहता है। और दूसरा, इसमें इसके अंदर पतली पतली स्ट्रिप्स होती है, मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं। इससे क्या है, एडी करंट जिससे बनती है, जिस वजह से इसमें हीट की वजह से आग भी लग सकती है और एडी करंट ना फ्लो हो, इसलिए ये लैमिनेटेड भी होती हैं। हिस्टैरिसीस लॉस के लिए ये जो कोर है, ये मटेरियल जो यूज़ किया जाता है, ये सॉफ्ट आयरन के लिए का बनाया जाता है जिससे हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। तो ये था एसी के बारे में। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना आपके लिए काफ़ी है, क्विक रिवीजन, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है।